कहां तक बातें की थी लास्ट क्लास में? ओके, नेक्स्ट हम जल्दी से जल्दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इस वाले कार्बोकेटाइन की। ये हमारे सामने है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बेंजाइल कार्बोकेटाइन हमारे सामने है। जल्दी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिनको बिना स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट बनाने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है, वो डायरेक्ट बनाएंगे। जो पहली बार बना रहे हैं वो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट की मदद से बनाएंगे, एरोज मेंशन करते हुए। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है कि ये स्टार्ट पॉइंट सबसे पहले किधर लिखना है, ये बच्चे की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो जिस डबल बॉन्ड से आगे वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उधर ध्यान दो। इस वाले कार्बन पर इधर लिखो स्टार्ट, इधर लिखो एंड। अब अल्टरनेट चलने दो फिर से। एंड के बाद स्टार्ट, फिर से एंड, एंड के बाद स्टार्ट, फिर से एंड। इनफैक्ट आप जान चुके हो कि पॉजिटिव चार्ज कहां कहां आएगा। हम बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए बता सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहां कहां जाएगा। बता पाएंगे? जहां जहां पर ई लिखा है और ये पोजीशंस इस ग्रुप की या तो ऑर्थो है या पैरा है। तो रिएक्शंस में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। आपका किस तरीके से मूवमेंट होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कारपेंटरी वाला काम करते हैं, पहले सारी स्ट्रक्चर बना लेंगे फिर एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे नहीं, अगर आप कुछ चीज लिख रहे हो तो ब्रेन में वो चीज क्लियर भी होनी चाहिए। जैसे आपका ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, अगर ये पाई बॉन्ड इधर मूव किया तो अब अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। पाई बॉन्ड जो आपका है वो इन दोनों के बीच में चला जाएगा। तो यहां पर तो आपका चला गया है कौन, पाई बॉन्ड। और आप बताइए यहां पर आ गया है कौन, पॉजिटिव चार्ज। बाकी डबल बॉन्ड आप एज इट इज लिख दीजिए। देखो इधर टोटल चार्ज कितना है, +1, उधर भी टोटल चार्ज कितना है, +1। केटाइन रेजोनेंस करता है तो केटाइन ही बनता है। फिर से इसको रेजोनेंस करने दीजिए। pi bond will move towards the positive charge and the positive charge will appear at the end point। ये हमारे सामने रहेगा। तो इस प्रकार से यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का आइडिया अपने आप लग जाता है। एक साथ सारे पाई बॉन्ड मत घुमाइए। फिर से पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। तो यहां पर आप लोगों के सामने पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? फिर से सर पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो फिर घुमा दीजिए, ये देखो पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव। तो पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। तो पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा एंड पॉइंट। तो ये बन गई हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर? अगर दोस्त इसको मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 बोलूं, इसको मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बोलूं, इसको मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बोलूं, इसको मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बोलूं और इसको मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बोलूं, तो आपको एक कंफ्यूजन आ सकता है क्या कि सर 1 और 5 सेम है क्या? तो देखिए सेम नहीं है। डबल बॉन्ड की पोजीशन देखिए, इसमें डबल बॉन्ड यहां पर है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड यहां पर नहीं है। दिखती एक जैसी है लेकिन एक नहीं है। तो इन्हें हम इक्विवेलेंट आरस कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट। तो अगर अपन बात करना चाहें फर्स्ट एंड, आप बताइए फिफ्थ क्या है, इक्विवेलेंट आरस। तो ये हमारे सामने है इक्विवेलेंट आरस। इक्विवेलेंट आरस। क्लियर? और बताइए कौन कौन सी आपको दिखने में एक जैसे लग रही हैं। सेकंड और फोर्थ को गौर से देखो, अगर बीच में मिरर रखोगे तो सेकंड और फोर्थ एक दूसरे की मिरर इमेज एग्जैक्टली एक जैसे दिख रही हैं, लेकिन एक नहीं है, पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है दोनों में। देखो तो फिर से आप कह सकते हो कि सेकंड एंड आपकी जो फोर्थ है वो फिर से क्या है, ये आपकी है इक्विवेलेंट आरएस। क्या है? इक्विवेलेंट आरएस। ये आपके सामने रहेगा। हालांकि इसमें कोई पूछने वाला नहीं है लेकिन हम आगे और क्लैरिटी ला पाए सब्जेक्ट में, इसलिए पहले बताते चल रहे हैं कि इक्विवेलेंट है। तो अगर आपको टोटल आरएस बतानी पड़े तो आप इसकी कितनी बताओगे, 5। क्लियर? फर्स्ट और फिफ्थ को एक काउंट मत कर लेना, वो इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। अब आप अगर आपसे बहुत सारी बातें इसमें की जाए कि ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू समझाइए इसके अंदर, तो क्या हम बेंजाइल कार्बोकेटाइन का ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं?
ऑर्बिटल डायग्राम मतलब पी ऑर्बिटल्स को हम यहां पर क्लियरली मेंशन करने वाले हैं। सिग्मा बॉन्ड आप पहले बना दीजिए, क्योंकि आपके सिग्मा बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बनते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। और नॉर्मली आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि सिग्मा बॉन्ड नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं करते, हालांकि रेजोनेंस किसी सिग्मा पाई का मोहताज नहीं है। क्लियर? नीट 2013 में बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आज भी अगर एग्जामिनर ने अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए ना, तो आप तो छोड़िए, मास्टरों के पसीने निकाल देगा जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं। कारण टीचिंग हमारी टोटली पीवाईक्यू बेस्ड हो चुकी है कि कैसा क्वेश्चन आया बस वैसा ही पढ़ाओ, बढ़िया क्वेश्चन आया साफ हो जाएंगे। तो हमें हमेशा सब्जेक्ट दिमाग में ध्यान रखते हुए चलना है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो बताइए, कार्बोकेटाइन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है कि नहीं है? ये देखो, ये रहा कार्बोकेटाइन। ठीक है, नेक्स्ट आप बताइए, यहां पर डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो डबल बॉन्ड आपका पी ऑर्बिटल से ही बनेगा, तो ये रहा आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, फिर से अगर अपन बात करना चाहें, एक और डबल बॉन्ड है, तो ये भी किससे बना होगा? पैरेलल पी ऑर्बिटल से। फिर से एक और डबल बॉन्ड है, तो ये भी किससे बना होगा? पैरेलल पी ऑर्बिटल से। इस प्रकार से आपके सामने। अब मैं इसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जनरेट करना चाहता हूं। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स कितने हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर? नंबर ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स कितने हैं? कितने हैं बताइए? 7 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आप देखिए, ये तो सारे पैरेलल हैं। आप बोलोगे क्यों सर? मान लो ये तो पैरेलल हो गए, इनको कॉन्जुगेशन करना है, तो आप बताइए इनको कॉन्जुगेशन करना है तो ये कॉन्जुगेशन को मना करेंगे क्या? जब तक अगर ऑर्बिटल पैरेलल आ सकता है तो उसकी कोशिश रहेगी पैरेलल आए, बिकॉज रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग फिनोमिना, और स्टेबिलिटी सभी को ही पसंद है। इसको आप ऐसे समझो, कोई आप जानबूझकर तो अपना क्वेश्चन गलत करने वाले नहीं। मान लो आपके 790 हो गए हैं, फिर भी आपको लग रहा है सिलेक्शन होगा तो एक गलत कर दे, तो आप ऐसा कभी भी नहीं करते। तो मॉलिक्यूल भी, अच्छा 690, हाँ मैंने गलती मान ली है मेरी, अब आगे बढ़ू। हाँ, अगर आपके 690 भी हो गए हैं तो उसके बावजूद भी आप क्वेश्चन तो गलत नहीं करेंगे ना, आप चाहेंगे कि और ज्यादा सही हो, अच्छे कॉलेज तक हम पहुंचे। तो एग्जैक्टली मॉलिक्यूल की यही टेंडेंसी है, मॉलिक्यूल जानबूझकर कॉन्जुगेशन को ब्रेक नहीं करना चाहता। आपके दिमाग में आएगा कि सर मान लो ये तो पीवाई पीवाई से बन जाए, लेकिन ये पीजेड पीजेड से बन जाए, तो नहीं बनाएगा ना मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेशन आ रहा है तो कॉन्जुगेशन आने देता है। क्लियर? तो आप देखो, ये सारे बेंजीन वाले जो अगर अपन माने किससे बना होगा? पीवाई से। ये भी किससे बना होगा? पीवाई से। इधर फिर ये अपने आप ऑटोमेटिक किससे बनेगा? पीवाई से। क्यों? क्योंकि पैरेलल होना सभी को पसंद है, कॉन्जुगेशन आने वाला है। तो कार्बोकेटाइन के पास भी कौन सा रहेगा? पीवाई। तो ये सारे के सारे पीवाई है। तो यहां पर नंबर ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स कितने हैं? 7। या फिर आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुगेशन। बताइए कितने पी ऑर्बिटल्स आपके कॉन्जुगेशन के अंदर? हाउ मेनी पी ऑर्बिटल्स आर इन कॉन्जुगेशन? 7। जो पैरेलल है वो कॉन्जुगेशन में, सारे के सारे किसके अंदर इन्वॉल्व हैं? कॉन्जुगेशन में। नेक्स्ट आपसे पूछना चाहता है नंबर ऑफ, अगर अपन बात करना चाहें, नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड, नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। दोस्त ये एरोमेटिसिटी में बहुत काम आएंगे। आप गौर से देखिए, आपके कार्बोकेटाइन में पी तो है कॉन्जुगेशन में आने के लिए, लेकिन वो पी कैसा है? वैकेंट। तो यहां पर जब मूवमेंट हुआ ना, जैसे सबसे पहले, तो सबसे पहले में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन बदली है? 2। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है। केटाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, तो 2 तो ये रहे। उसके बाद इन दोनों ने भी अपनी पोजीशन बदली है, तो कितने हो गए? 4। उसके बाद आप देखो इन दोनों ने भी अपनी पोजीशन बदली है, तो कितने हो गए? 6। कितने पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं? 3। 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले आप समझिए, आप में आधी से ज्यादा जनता को पाई इलेक्ट्रॉन नहीं चमकता है। मैं बता दूं आपको, क्लियर? पाई इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पी ऑर्बिटल में हैं। जो किस में है? पी ऑर्बिटल में है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि आप ऐसे करते हो, कभी कान को यू पकड़ते हो, कभी कान को यू पकड़ते हो, आपसे पूछा जाएगा डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस में है। रेजोनेंस डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। दिमाग पे जोर डालो, डीलोकेलाइज्ड
पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजोनेंस। ना तो तुम्हें रेजोनेंस चमका, ना तुम्हें डीलोकलाइजेशन चमका। क्लियर? तो आप समझिए सबसे पहले कौन से पी इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे इस बॉन्ड बनाते हुए इस पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन था? एक, और इसमें भी कितना था? एक। सो दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहां पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। यहां पर भी कितना है? एक। बॉन्ड बना तो आप तभी बोलते हो पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। बॉन्ड बनने से पहले की कहानी है। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बताइए कितने पी ऑर्बिटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पी इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या ये सभी पी ऑर्बिटल्स कॉन्जुगेशन में हैं? जी हां। अगर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन का हिस्सा है तो वो डीलोकलाइज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डीलोकलाइज। तो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए डीलोकलाइज? तो यहां पर नंबर ऑफ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 6। क्लियर? नीट 2013 बेहतरीन क्वेश्चन एरोमेटिसिटी पर साफ कर दिया लोगों को, इस कदर कि पीवाईक्यू से भी हटाना पड़ गया। इस कदर कि पीवाईक्यू से भी हटाना पड़ गया। 10 साल से ऊपर हो गए क्वेश्चन को, लेकिन चमका नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल बेहतरीन लेवल पर समझाना पड़ेगा उस क्वेश्चन को क्लियर करना है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं। किसी भी तरीके का क्वेश्चन लेकर आ सकता है, क्वेश्चन आपके लिए नया ही हो सकता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें ठीक से काउंट करने आने चाहिए। जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। नहीं 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 भाई, लेट आने वालों का इंतजार नहीं होगा। अभी कोई अभी आके बैठे और वो सोचे क्या कि मुझे भी लिखने का मौका मिले, माफी चाहूंगा दोस्त, ऐसा नहीं होगा। आप अपशब्द कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरे से भी पहले बैठा हुआ है वो बेवकूफ थोड़ी है। बात तो मैं सारी ही सही करता हूं, पर तुम अपने हिसाब से सही गलत छाट लेते हो। चलिए देखिए, आप कन्वेंशनल जो सोच है उससे बचेंगे। कन्वेंशनल सोच क्या है? पाई के आगे पॉजिटिव, पाई के आगे पॉजिटिव, नो, पाई के आगे पी। आपका कोई भी कॉन्जुकेशन में आना चाहता है, चाहे चार्ज, चाहे आपका रेडिकल, चाहे आपका लोन पेयर, उसको कॉन्जुकेशन में आने के लिए पी उसके पास होना चाहिए। अगर पी नहीं है तो वो कॉन्जुकेशन का हिस्सा नहीं बन सकता। सिंपल सी बात है। आपके सामने मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो दो एग्जांपल्स। क्लियर? यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुकेशन का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज किस पर है? नाइट्रोजन पर। एंड कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दीज नाइट्रोजन एटम्स? बताइए इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम? इट इज sp3। अगर ये sp3 है तो बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने पी ऑर्बिटल्स थे? तीन। तो तीनों तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही। क्या इस नाइट्रोजन पर अब प्योर पी बचा है? तो ये पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में नहीं आ सकता। सिंपल सी बात है। कैसे? जैसे आपको लग रहा होगा कि पाई के आगे पॉजिटिव था, ये कैसे चला गया? भाई इसलिए चला गया क्योंकि इसके पास पी ऑर्बिटल बचा हुआ है। तो इस पी ऑर्बिटल के कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा हो पा रहा है? डीलोकलाइज्ड। कैसा हो पा रहा है? डीलोकलाइज्ड। क्लियर? पाई के आगे पॉजिटिव डीलोकलाइज नहीं होता है, ये जुगाड़ है। पॉजिटिव चार्ज को कॉन्जुगेशन में आना पड़ेगा, रेजोनेंस करना पड़ेगा, तब जाके डीलोकलाइज होगा। तो यहां पर इस नाइट्रोजन पर कॉन्जुगेशन में आने के लिए पी ऑर्बिटल ही नहीं है। अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहें तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे सामने है नाइट्रोजन, बहुत बढ़िया तरीके से हम चीजों को समझेंगे। इस नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। आप जानते हैं इन दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया है, तो डेफिनेटली दोस्त पाई बॉन्ड पैरेलल पी ऑर्बिटल से ही बना होगा। आप बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है? क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है? नहीं है। लगातार पैरेलल पी कितने आ पाए? दो। दूसरी बात अगर करें तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है? नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में तब होता जब नाइट्रोजन पर पी होता, लेकिन नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसके पास पी बचा ही नहीं है। तो दोस्त ये पॉजिटिव चार्ज आपका कैसा है? लोकलाइज्ड।
मतलब ये कॉन्जुकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो आपके फंडे फेल हो गए ना। पाई के आगे पॉजिटिव डिलोकलाइज होता है, हमेशा नहीं होता है। क्लियर? आइए अगर हम इधर बात करना चाहें तो बताइए, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी पी ऑर्बिटल है क्या? क्या इस नाइट्रोजन पर पी ऑर्बिटल है क्या? अरे पी कितने होते हैं किसी की भी वैलेंस सेल में? तीन। तीनों तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, तो पी बचाई। तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका कॉन्जुकेशन में नहीं है। अगर कॉन्जुकेशन में नहीं है तो आप इसको कह सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज आपका लोकलाइज्ड है, मतलब ये एक एटम से दूसरे एटम पर नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपने अपने पुराने तरीके से किया, पाई क्या गए पॉजिटिव, और आप सुलट सकते हैं। दूसरी बात, अब इसको अलग तरीके से समझाते हैं, जो कभी हो नहीं सकता उस तरीके से समझाया जाता है कि तुमने अगर रेजोनेंस करवा दिया का मतलब आप पैदल हो, प्रूव कर चुके इस बात को। क्लियर? अगर तुमने रेजोनेंस करवा दिया, पाई को इधर खिसका दिया तो यहां आ जाएगा डबल, यहां जाएगा पॉजिटिव। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड? तो आप बताइए, अगर आप ये बताकर ये बात बता रहे हैं तो आप पैदल है, पहले प्रूव कर चुके 5 बॉन्ड बनाकर। बनना ही हमें पहले क्लियर है, ये कॉन्जुकेशन में नहीं है भाई, पहले ही क्लियर हो चुका है। क्यों बनाएंगे हम 5 बॉन्ड? ये तो एक वैलिड लुईस स्ट्रक्चर ही, अगर आपको ये बनाना पड़ रहा है इसका मतलब आपको कॉन्जुकेशन का आइडिया नहीं है, ये बन ही नहीं सकता है। ये 5 बॉन्ड किसी भी आपके सेकंड पीरियड के नहीं बनते हैं। हम देखते बता देंगे पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुकेशन में है या फिर नहीं है। तो हमेशा पाई बॉन्ड के आगे पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुकेशन में नहीं आता है, उसके पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप खुद से बनाएंगे, ये आपके सामने दिया गया है। इस कार्बोकेटाइन के आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका नाम है, गजब का स्टेबल है ये, साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए इन और आइल केटाइन। आप समझ गए आइल क्यों लगाया है मैंने? क्योंकि एच हटाकर प्लस लगाया गया एक के ऊपर। तो ये हमारे सामने है साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन। आपको बताना है कि इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। खतरनाक स्टेबिलिटी का कार्बोकेटाइन है। उसके बाद एक और आपके सामने कार्बोकेटाइन आने वाला है, इसकी भी गजब की स्टेबिलिटी है, हाईली स्टेबल। ये आपके सामने कार्बोकेटाइन है, बिल्कुल किसी ने सही पहचाना है, ट्रोपिलियम इसको बोलते हैं, ट्रोपिलियम केटाइन, हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन ये भी। या फिर इसका अगर नाम लिखना चाहो तो इसका नाम रहेगा साइक्लो, उसके बाद हेप्टा और ट्राई इन या इनाइल, इनाइल केटाइन, केटाइन। इसकी भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है। कैसे बनाओगे? जिस कार्बन पर पॉजिटिव है, जब तक पॉजिटिव उसी पर लोड करना आ जाए घुमाते रहना, क्योंकि रिंग है साइक्लिक घूमेगा इस बार। तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव है जब तक उसी कार्बन पर पॉजिटिव ना आ जाए तो रेजोनेंस करवाते रहना। ऊपर वाले की 3 बनेगी, नीचे वाले की आई थिंक 7 बनेगी। क्लियर? लेकिन आपको तब तक घुमाते रहना है, ये घर पे बनाना है, यहां पर नहीं बनाना है। हाँ, ये आपके लिए रूम वर्क है। तब तक घुमाते रहेंगे जब तक कि वहीं पर लौट कर वापिस ना आ जाए। बताऊंगा रूम वर्क बाहर अकेले में। ए, मेरे रूस के बीच की बात थी, खत्म हो गई। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, आप बताइए क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुकेशन है या नहीं? क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुकेशन है या नहीं है? बोरोन के बारे में तो जानते ही आप, कल मैंने BF3 के थ्रू भी आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश की थी। कैसे? अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहो, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहो तो आप इस प्रकार से बनाएंगे ना ऑर्बिटल डायग्राम। बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता सकते हो क्या है? अरे बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो पाई बॉन्ड बना है तो जाहिर सी बात है पाई बॉन्ड तो पैरेलल p से ही बना होगा। ये py मान लूं तो ये भी दोस्त क्या रहेगा? py। पक्का? जी हाँ। इसके पास भी एक वैकेंट p होता है तो वो भी डेफिनेटली कौन सा रहेगा? py। तो बोरोन बिल्कुल आपका कार्बोकेटाइन की तरह बिहेव करता है। आप जानते हैं कार्बोकेटाइन के पास भी एक वैकेंट p था 3 बॉन्ड के साथ, तो बोरोन के पास भी एक वैकेंट p होता है, किसकी तरह है? बिल्कुल कार्बोकेटाइन की तरह। तो लगातार कितने पैरेलल p ऑर्बिटल्स आ गए हैं? 3।
पाई बॉन्ड तो पैरेलल पी से ही बना होगा। ये पी वाई मान लूं तो ये भी दोस्त क्या रहेगा, पी वाई, पक्का? जी हाँ। इसके पास भी एक वैकेंट पी होता है तो वो भी डेफिनेटली कौन सा रहेगा, पी वाई। तो बोरॉन बिल्कुल आपका कार्बोकेटाइन की तरह बिहेव करता है। आप जानते हैं कार्बोकेटाइन के पास भी एक वैकेंट पी था 3 बॉन्ड के साथ, तो बोरॉन के पास भी एक वैकेंट पी होता है, किसकी तरह है, बिल्कुल कार्बोकेटाइन की तरह। तो लगातार कितने पैरेलल पी ऑर्बिटल्स आ गए हैं, 3। सो इन दिस मॉलिक्यूल देयर इज कॉन्जुगेशन। यहां पर क्या है, कॉन्जुगेशन है। हमने बोला था पाई से नेक्स्ट एटम पर पी होना चाहिए, हमने कभी नहीं बोला वो हाफ फील्ड होगा, फुली फील्ड होगा या फिर वैकेंट होगा, बस पी होना चाहिए। तो देयर इज कॉन्जुगेशन। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको कॉन्जुगेशन दिखाई देगा। सर ये क्यों बताया, क्योंकि एक दो एरोमेटिक कंपाउंड्स में मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ती है। जब भी आपके पास बोरोन आए तो आप बोरोन की जगह क्या बना लिया करो, कार्बोकेटाइन। तो आपको चमक जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन का तो हम अच्छे से ऑर्बिटल डायग्राम जानते हैं। तो अगर ऊपर वाले में कॉन्जुगेशन है तो नीचे वाले में भी मिलेगी। बोरोन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय केटाइन। उल्टा दिया है। तो ये हमारा पहला था पाई पी कॉन्जुगेशन में, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन। हमेशा पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं होता है। जिस एटम पर पॉजिटिव है उसके पास पी होना, तभी वो कॉन्जुगेशन में आएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने रहेगा पाई बॉन्ड एंड रेडिकल। रेडिकल का मतलब आप समझो फ्री रेडिकल की बात हो रही है। पाई बॉन्ड एंड रेडिकल इन कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड एंड रेडिकल इन कॉन्जुगेशन। क्या आपका रेडिकल भी जो है वो कॉन्जुगेशन में आ सकता है, आपका जो रेडिकल है वो भी डिलोकलाइज हो सकता है। और रेडिकल बहुत अलग चीज है। आप केटाइन एनाइन को तो आसानी से हैंडल कर लेंगे बिकॉज दे आर चार्ज्ड स्पीसीज, लेकिन रेडिकल कैसा होता है, न्यूट्रल। तो उसकी स्टेबिलिटी में हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, बात करेंगे सही समय पर। तो पाई बॉन्ड से अगर नेक्स्ट एटम पर रेडिकल है तो वो भी आपका कॉन्जुगेशन में आ सकता है। क्या हम अगली स्लाइड पर चल सकते हैं? चलिए भाई, आप जल्दी जल्दी लिखेंगे, अब आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे पास है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइल रेडिकल। क्या बोलते हैं, एलाइल रेडिकल। तो इसमें कॉन्जुगेशन की बातें हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कॉन्जुगेशन होने के लिए आप जानते हैं एट लीस्ट लगातार 3 एटम्स पर पी भी होने चाहिए और वो पी पैरेलल भी होने। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? उसके लिए आपको हर एटम की पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेनी चाहिए। सर हाइब्रिडाइजेशन से क्या आइडिया लगेगा? दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अगर कोई पी आपका हाइब्रिडाइजेशन में चला गया है तो वो रेयरली ही कभी कॉन्जुगेशन में आता है। क्लियर? अगर वो कॉन्जुगेशन में आ गया है तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फिनोमिना होती हैं। या तो पी आपका हाइब्रिडाइजेशन में रहता है या फिर आपका पी कॉन्जुगेशन में रहता है। तो अगर आपने पहले ही पता लगा लिया कि वो हाइब्रिडाइजेशन में है, इसका मतलब वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। जैसे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, sp2। इस कार्बन की बताओ sp2 और इस कार्बन की भी बताओ sp2। अब मैं आपको कैसे याद दिलाऊं, मैंने जब बॉन्ड क्लीवेज आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था मिथाइल रेडिकल के थ्रू कि आपके फ्री रेडिकल के पास भी एक क्या होता है, p ऑर्बिटल। वो अलग बात है कि वो p ऑर्बिटल कैसा होता है, हाफ फील्ड। बिल्कुल केटाइन की तरह इसके पास एक p ऑर्बिटल होता है जो कि हाफ फील्ड होता है, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर भी शो करते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि कितनी बातें आप आईओसी में बहुत अच्छे लेवल पर जानते हैं, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती है। क्लियर? उसको बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं। आइए तो आप बताइए, ये sp2 ये sp2 ये sp2, सर क्या जताना चाहते हैं आप? यहां से मैं आपको हिंट दे रहा हूं दोस्त कि इसने भी पी बचा रखा है, इसने भी पी बचा रखा है और इसने भी। तो यहां पर लगातार 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल्स आ सकते हैं। बताइए सर फिर किस प्रकार से, एक बार ऑर्बिटल डायग्राम से आप बता देंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। चलिए मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम से बता देता हूं, लेकिन हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस बार डायरेक्ट बनाएंगे। अगर अपन बात करें इन दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है दोस्त, जी हाँ,
तो पाई बॉन्ड तो पैरेलल p ऑर्बिटल से बना होगा। मान लेते हैं इसके पास py और इसके पास क्या रहा होगा py, तभी तो पाई बॉन्ड बना होगा। अब अगले वाले एटम के पास भी p बचा हुआ है और वो जानबूझकर कौन सा बचाएगा py। सर ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि कॉन्जुकेशन किसी को बुरा नहीं लगता है। कॉन्जुकेशन होगा तो डीलोकेलाइजेशन होगा, और डीलोकेलाइजेशन होगा तो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलेगी साहब। तो स्टेबिलिटी किसी को भी बुरी नहीं लगती है। तो आप अपनी तरफ से कॉन्जुकेशन को ब्रेक मत करना कि सर यहां पर पीजेड मान लिया जाए तो कोई बात नहीं, आप अगली साल पीवाई मान लेंगे। सिंपल सी बात है, जब कॉन्जुकेशन आ रहा है तो आने दीजिए। क्लियर? तो बताइए लगातार 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स हो गए कि नहीं हो गए? जी हाँ। अब एक बार मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए थोड़ा सा आइडिया यहां से दे सकता हूं। अगर मुझे इन दोनों एटम्स में, इधर ध्यान दो, इन दोनों एटम्स में बॉन्ड बनाना हो, क्या बनाना हो? बॉन्ड। तो बताइए बॉन्ड बनाने की कंडीशन क्या है पाई बॉन्ड की? सबसे पहली बात, ये एडजेसेंट एटम्स में बनता है। दूसरी बात, दोनों के पास पैरेलल p ऑर्बिटल होने चाहिए। तीसरी बात, अगर दोनों के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बेस्ट है, नहीं तो एक के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एक के पास वैकेंट होना चाहिए। कोऑर्डिनेट बन जाता है कि नहीं जाता? तो कोऑर्डिनेट भी एक टाइप का पाई बॉन्ड ही तो है। तो ये दोनों एटम कह रहे हैं कि देखो सर हमारे पास पैरेलल p ऑर्बिटल भी है और हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी है। हालांकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन अभी किधर एंगेज कर रखा है? इस साइड। लेकिन वो बोलता कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर भी पाई बॉन्ड बना सकता हूं। अगर हम एक दूसरी इनकी क्या सोचना चाहें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि एक और लुईस स्ट्रक्चर हम इनकी बनाना चाहें, तो किस प्रकार से हम बातें कर सकते हैं, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? मैं आपको किस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई जाती हैं वो बता रहा हूं, किस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई जाती हैं वो बता रहा हूं। सभी के पास आपके बॉन्ड बनने से पहले आप बताइए क्या थे? p ऑर्बिटल्स। और सभी p ऑर्बिटल्स में एक एक क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनने से पहले की कहानी है। इन दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया है तो दोनों के पास पैरेलल p होना ही चाहिए, और बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, बॉन्ड बनने से पहले की कहानी। आइए अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर भी दोस्त बॉन्ड बनने से पहले की कहानी, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब जो आपका एलाइल रेडिकल है, इसकी दो लुईस स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है। वो कैसे बनती है मैं बात करता हूं। देखिए सबसे पहले आपका जो बीच वाला एटम है ना, इसके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं। वो चाहे तो इधर ओवरलैप करके बॉन्ड बनाए, वो चाहे तो इधर ओवरलैप करके बॉन्ड बनाए। मान लीजिए अगर इन दोनों ने आपस में क्या बना लिया है? बॉन्ड, तो रेडिकल यहां बन जाएगा। क्लियर? अगर इन दोनों ने क्या बना लिया है? बॉन्ड, तो रेडिकल यहां बन जाएगा। सो दीज आर द टू लुईस स्ट्रक्चर ऑफ योर एलाइल रेडिकल। ये दो लुईस स्ट्रक्चर होती है। ये रियलिटी होती है कि इसको इस तरीके की दो स्ट्रक्चर से दिखाया जा सकता है। अब हम यहां से यहां जाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमें एरो बताने पड़ते हैं, वरना तो दो लुईस स्ट्रक्चर बन चुकी है बिना एरो के भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए अगर हमें लुईस स्ट्रक्चर बनानी पड़ जाए या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी पड़ जाए एरो से, तो किस प्रकार से? वही फंडा चलाओ। ये कौन सा पॉइंट रहेगा? स्टार्ट पॉइंट। ये कौन सा रहेगा? एंड पॉइंट। हमेशा ध्यान रखिए, जब रेडिकल डीलोकेलाइज होगा तो रेडिकल ही बनेगा, जब पॉजिटिव डीलोकेलाइज होगा तो पॉजिटिव ही बनेगा। तो इस बार डीलोकेलाइज कौन होने वाला है? रेडिकल। आप सोचिए आप इन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो बताइए इधर से कितना इलेक्ट्रॉन खिसकाना पड़ेगा? एक। कहता है मेरे पास अपना इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? सबसे पहले आप बता दो, पाई बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में तो आपने डबल बॉन्ड बना दिया है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल कर ले गया तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस देना पड़ेगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा? अनपेड। तो यही तो बनाया हुआ है आपने, अगर आप गौर से देखना चाहें तो। आप कह सकते हैं अगर एरो बनाने के लिए जाएं कि यहां पर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के अंदर? दो। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और इसका भी इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो बताइए दोस्तों इन दोनों में तो क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड, क्योंकि आपने बनाया भी है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये इलेक्ट्रॉन अनपेड बच जाएगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिलेगा, और देखो रेडिकल यहां पर जनरेट हो गया है। तो ये था स्टार्ट पॉइंट, ये था एंड पॉइंट। आप बताइए जब रेडिकल रेजोनेंस करता है तो क्या बनता है? रेडिकल। लेकिन कौन से पॉइंट पर? एंड पॉइंट पर। ड्यूरिंग रेजोनेंस ओनली एंड पॉइंट इज अफेक्टेड। स्टार्ट पॉइंट की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका एलाइल रेडिकल डीलोकलाइज्ड है, आप देख सकते हैं, मतलब ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। आगे बात समझ में? जल्दी से अगर हम इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की बात करें तो किस प्रकार से बना सकते हैं? आप जानते हैं अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको बनानी है
तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बना लीजिए। उसके बाद बताइए पहली आरएस में पाई बॉन्ड यहां पर है, जी हाँ। दूसरी आरएस में पाई बॉन्ड यहां पर है, जी हाँ। आप बताइए पहली वाली आरएस में रेडिकल कहां पर है, इस कार्बन पर। दूसरी वाली आरएस में रेडिकल कहां पर है, इस कार्बन पर। और ये आप लोगों के सामने बनकर है रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार। लेकिन आप गौर से देखो, दोनों आरएस इक्विवेलेंट हैं या नॉन इक्विवेलेंट? बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं, तो आप यहां पर मैग्नीट्यूड भी दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? मैग्नीट्यूड। मैं समझा नहीं सर मैग्नीट्यूड का मतलब, मैं बताता हूं किस प्रकार से। पहले पाई बॉन्ड वाला कार्यक्रम एज इट इज करें आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर अपन बात करना चाहें 1/2 आपका जो रेडिकल है इधर रहेगा, और 1/2 जो आपका रेडिकल है वो इस प्रकार से रहेगा। मतलब यू कैन मेंशन द मैग्नीट्यूड ऑल्सो इफ आपकी दोनों या जितने भी आरएस है वो कैसे हैं, इक्विवेलेंट। लेकिन नॉर्मली हम किसकी बात करते हैं, सिंपल इस तरीके से। तो आप रेडिकल को 1/2 करके भी दिखा देते हो, बट रेडिकल के केस में वो नॉर्मली बात करता नहीं है। बाकी आप दिखाओ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से सुलटाएंगे, और सुलटाने के बाद इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजाइल रेडिकल की। जल्दी जल्दी पेन चलाएंगे दोस्तों। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एटलीस्ट हमें बनानी आनी चाहिए। रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो रेडिकल ही बनेगा, लेकिन बनेगा कहां पर, एंड पॉइंट। पॉजिटिव रेजोनेंस करेगा तो पॉजिटिव ही बनेगा, लेकिन बनेगा कहां पर, एंड पॉइंट पर। रेडिकल के केस में एरो सोच समझ के बनाना है, फिश हुक लाइक एरो का इस्तेमाल करना है, बिकॉज देयर इज मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। बेंजाइल रेडिकल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करेंगे। पहले वाले एरो कौन से बनाए हैं? ये एरो कोई ब्यूटिफिकेशन का काम नहीं है कि आप ब्यूटी पार्लर में बैठे हुए हैं कि थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत। हर एरो कुछ ना कुछ अपना मतलब लेकर आया है, तो सोच समझ कर एरो बनाए। आज तक एक बार क्वेश्चन आया है एआईपीएमटी में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरोज आर नॉट करेक्टली मेंशन्ड, वो भी गायब हो चुका है पीवाईक्यू से। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत है वहां से वो पीवाईक्यू में से हटा दिए जाते हैं। पीवाईक्यू भी ऐसे रखो जो सारे बने। आइए आप देख लो अपने यहां से खुद, नीट 2016 का जो बाइफिनाइल वाला था वो गायब कर दिया। नीट 2016 में जो बाइफिनाइल का था वो गायब कर दिया, इसलिए मैंने पुराना शेयर किया है लास्ट ईयर का, क्योंकि लास्ट ईयर तक हमारे पास था, कोटा सेंटर के पास था कि लिटरेचर क्या रहेगा। अब सेंट्रलाइज कर दिया है तो हर जगह से अलग अलग जगह काम दिया गया है, तो हर टीचर के हिसाब से लिटरेचर आप देख रहे, कई जगह कचरा भी हो गया है। एक ही क्वेश्चन 3-3 बार आ गया है। एक्सरसाइज 1 में कितने क्वेश्चन होने चाहिए, मान लो 80, तो उस 80 को करने के लिए फालतू के 30-35 क्वेश्चन है जिनका कोई मतलब ही नहीं है। कल मैं डिस्कस करा तो मैंने देखा एक क्वेश्चन 2 बार है, और एक बच्चे ने पहली बार नहीं पूछा, उसको दूसरी बार आया तब पूछा। मैंने कहा भाई दिक्कत इस बात से नहीं है कि आपने क्यों पूछा, लेकिन फिर पहले जब ये सेम क्वेश्चन था तो कैसे बना, ये बड़ी बात होती है। चलिए आइए, अगर हम इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करें तो किस प्रकार से बात कर सकते हैं। क्या आप स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं? जी हाँ। देखिए ये डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे, सभी ध्यान दें, इस डबल बॉन्ड से जिसकी साइड रेडिकल है वहां पर लिखो स्टार्ट और यहां पर लिखो एंड। उसके बाद अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर से एंड के बाद स्टार्ट, फिर से एंड, फिर स्टार्ट, फिर से एंड। आप पहले ही बता सकते हो ये रेडिकल कहां कहां जाने वाला डीलोकेलाइज होकर, जहां जहां ई लिखा हुआ है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बहुत कमाल की चीज है, रिएक्शंस में आपको। लेकिन फिर पहले जब ये सेम क्वेश्चन था तो कैसे बना, ये बड़ी बात होती है। चलिए आइए, अगर हम इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करें तो किस प्रकार से बात कर सकते हैं।
क्या आप स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं? जी हाँ। देखिए ये डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे, सभी ध्यान दें इस डबल बॉन्ड से। जिसकी साइड रेडिकल है वहां पर लिखो स्टार्ट और यहां पर लिखो एंड। उसके बाद अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर से एंड के बाद स्टार्ट, फिर से एंड, फिर स्टार्ट, फिर से एंड। आप पहले ही बता सकते हो ये रेडिकल कहां कहां जाने वाला डीलोकेलाइज होकर, जहां जहां ई लिखा हुआ है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बहुत कमाल की चीज है, रिएक्शंस में आपको काम आएगा ये। तो अगर मैं पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। कुछ लोग पहले ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, एरो बाद में बनाते हैं। फिर उनको एरो बनाने की जरूरत भी नहीं है अगर स्ट्रक्चर ही बना चुके हो तो। इधर सुनिए, आपका पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? रेडिकल की तरफ। और इधर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, आप बताइए इन दोनों में क्या बनेगा? बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से। तो यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं, स्लो मोशन में आप समझते हुए चलेंगे। अगर अपन बात करें इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन चुका है। जी हां। आप बताइए, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, तो इस कार्बन ने तो अपना इलेक्ट्रॉन जिस पर एस लिखा हुआ है उसने इधर शेयर कर लिया है। तो अब ई जिस पर लिखा हुआ है उसको अपना इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा? वापस। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वापस मिला तो आप बताओ इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अनपेयर्ड। मैंने आपको बताया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम। इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। तो इधर भी एक ही है। हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दिक्कत नहीं है, पर वो सेम होने चाहिए इन ईच आरएस। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए फिर से देखो, यहां पर आपने लिखा हुआ है स्टार्ट पॉइंट, यहां पर लिखा हुआ है एंड पॉइंट। पक्का? फिर से बताइए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा किसकी तरफ? रेडिकल की तरफ। इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बताओ इन दोनों में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। स्लो मोशन में आप समझेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। अगर अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, बाकी पाई बॉन्ड को मत छेड़िए, वरना आपसे नंबर ऑफ आरएस नहीं बनेगी। तो यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। अब आप बताओ, एस वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन उधर शेयर कर लिया, तो ई वाले का भी तो इलेक्ट्रॉन था इसके अंदर, तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिलेगा। अगर इसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिला तो इसको क्या मिल जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो, जब रेडिकल ने रेजोनेंस किया, रेडिकल बना एंड पॉइंट पर, फिर से रेडिकल ने रेजोनेंस किया, रेडिकल बना एंड पॉइंट पर। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। फिर से पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर रेडिकल है, मतलब पी है, आप समझ जाओ, इसका कहने का मतलब ये है। तो फिर से यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। आप बताइए किन दोनों में आपका डबल बॉन्ड बनने वाला है? बाकी डबल बॉन्ड को ना छेड़े जिन पर हमने एरो नहीं बनाया है। तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया है? डबल बॉन्ड। तो आप बताइए, ई वाले का भी तो इलेक्ट्रॉन था इस पाई बॉन्ड के अंदर, तो इसको इसका इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया जाएगा। तो यहां पर रेडिकल आपके सामने जनरेट हो जाएगा। फिर से रेडिकल ने रेजोनेंस किया, रेडिकल बना, लेकिन एंड पॉइंट पर। आप फिर से देख सकते हैं, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? रेडिकल। तो यहां पर फिर से रेजोनेंस होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, और इसको अपना इलेक्ट्रॉन वापिस मिल जाएगा। तो ये देखो, आपका रेडिकल जो है ना, वो सभी पर घूमकर वापस आ गया है। जिस कार्बन से शुरू हुआ था उसी पर ही लौट आया है। डीलोकलाइज्ड कहते हैं इसको, शेयर्ड बाय मोर देन टू एटम्स। क्लियर? चलिए, तो यहां पर आपके सामने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई हैं। अब हम बात करते हैं इसके हाइब्रिड बनाने की। किसकी बनाने की? हाइब्रिड। सभी इधर ध्यान देंगे। हाइब्रिड में आपके सिग्मा पहले लिख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहां कहां पर है? यहां पर है, फिर से यहां पर है, फिर से यहां पर है, हाँ है ना? बताइए, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहां आ गया डबल बॉन्ड? यहां, जो कि पहले नहीं था, तो यहां पर भी आप दिखा दो। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, तो यहां पर भी दिखा दो। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बताइए कहां पर आ गया है आपका डबल बॉन्ड? यहां पर, तो इस प्रकार से यहां पर भी दिखा दो। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहां पर आ गया है? यहां पर, तो इस प्रकार से यहां पर भी दिखा दो। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड इन दोनों एटम्स के बीच में कहीं भी हो सकता है। बताइए, पहली आरएस में रेडिकल इस कार्बन पर था, दूसरी आरएस में रेडिकल इस कार्बन पर था, तीसरी आरएस में रेडिकल इस कार्बन पर था, और चौथी आरएस में रेडिकल इस कार्बन पर था। पांचवी में फिर वही पहुंच गया, तो वहां तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बनकर तैयार है। जल्दी से नोट करेंगे दोस्त। हमें क्लियरली आइडिया लग रहा है कि रेडिकल डीलोकेलाइज होकर कहां कहां जाएगा। इसी से ही क्वेश्चन था नीट 2013 का, एरोमेटिसिटी का, एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई साहब।
13 में भी 2-4 अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। टोटोमेरिज्म पर आज तक ऐसा बढ़िया क्वेश्चन पूछा था 2013 में कि जेई एडवांस भी वैसी बातें नहीं कर पाया है। 2013 नीट के अंदर आया था। क्लियर? तो कई बार क्वेश्चंस अच्छे भी आते हैं, हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और अच्छा क्वेश्चन लीड दिला के जाता है हमको। ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे बेंजाइल रेडिकल का जल्दी से। ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे बेंजाइल रेडिकल का जल्दी से। ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे बेंजाइल रेडिकल का जल्दी से। पहले हर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो दिखाओ बॉन्ड बनने से पहले, तो फिर आपको नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप पाई इलेक्ट्रॉन्स केवल वो पहचानते हैं जो पाई बॉन्ड में है, और आपसे मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आपने आईओसी में डील किया है कि पाई बॉन्ड बनाने वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कुछ आपके पी ऑर्बिटल में होंगे जो कि पाई बॉन्ड बना नहीं रहे होंगे, बनाने वाले होंगे। तो पी ऑर्बिटल में जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके लिए। जैसे इसमें अगर अपन बात करें, बताइए इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, भाई बेंजीन में तो पाई बॉन्ड बने हुए हैं, तो पाई बॉन्ड बने हैं तो पैरेलल पी से ही तो बने होंगे। अगर मैं मान लेता हूं ये पी वाई है, तो फिर ये डेफिनेटली क्या रहा होगा, पी वाई, और ये बन गया इन दोनों में पाई बॉन्ड। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, दो। फिर से इन्होंने भी बॉन्ड बनाया होगा, और ये जानबूझकर किस में बनाया होगा, पी वाई में। क्यों बनाया होगा, क्योंकि आप जानते पैरेलल होना किसी को पसंद नहीं है। फिर से इन्होंने भी बॉन्ड बनाया होगा, और किस में बनाया होगा, पी वाई एंड पी वाई। तो आप देखो लगातार पैरेलल चल रहे हैं, तो ये वाला भी कैसा रहा होगा, पी वाई, क्योंकि कॉन्जुकेशन में आने से कोई मना करता ही नहीं है, बल्कि वो तो कहता है क्या मैं कॉन्जुकेशन में आ सकता हूं, तो हम उसको बहुत आसानी से कॉन्जुकेशन में ला सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके सामने है। अब आपको इसमें बताने हैं नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुकेशन। कितने पी ऑर्बिटल्स कॉन्जुकेशन के अंदर हैं? आपको देखो आंसर साफ साफ दिखाई देने लगा, जी हाँ। आप इसका आंसर यहां से भी दे सकते थे, देखो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन में है, जी हाँ। एक पाई बॉन्ड मतलब कितने पी ऑर्बिटल, दो। एक पाई बॉन्ड मतलब कितने पी ऑर्बिटल, दो। एक पाई बॉन्ड मतलब कितने पी ऑर्बिटल, दो। तो 6 तो रिंग वाले ही हो गए, और एक इसके पास भी है, और ये तभी पता चलेगा जब आपने रेडिकल को अच्छे से पढ़ा है किसके पास पी है। क्लियर? तो यहां पर आपके सामने हो गए 7। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड, नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यहां आपसे गड़बड़ हो जाती है दोस्त। आप ये तो गिन लेते हो, दो, दो चार, दो छह, ये देखो पाई बॉन्ड से दो, दो चार और दो छह, और वो नहीं गिनते। इसीलिए मैंने आपको बोला है पाई वो है जो पी में है, और डीलोकेलाइज वो है जो पी कॉन्जुकेशन में है। क्या ये पी ऑर्बिटल आपका कॉन्जुकेशन में है, तो फिर डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए टोटल कितने हो गए यहां पर आपके सामने, 7। और ऐसा ही क्वेश्चन नीट 2013 ने हमारे सामने रखा, तिगड़मबाजी जो थी वो सारी साफ कर दी। क्या ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल पर बात कर लेते हैं कि कितने आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे सामने रेडिकल की कहानी हो गई, इससे ज्यादा हमें रेडिकल पर बातें नहीं करनी है। एटलीस्ट हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए। अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाएंगे तो रेडिकल्स की स्टेबिलिटी में हमें दिक्कत होगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में हमें दिक्कत होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि वो सारी रिएक्शंस रेडिकल की स्टेबिलिटी के इर्द गिर्द घूमेंगी, और वहां पर जीओसी हर कदम आपके पास खड़ा होगा। तो भले क्वेश्चन नहीं आते यहां से, पर ये नहीं आता तो आगे भी कुछ नहीं आने देगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन, इन कॉन्जुगेशन। लीजिए
पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन। आइए दोस्तों, यहां पर आपके सामने बहुत ही शानदार बातें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको यहां पर लोन पेयर के बारे में बातें करनी पड़ेंगी। कौन से लोन पेयर लोकलाइज्ड होते हैं, कौन से लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होते हैं। क्लियर? कोई मुझे बताएगा लोकलाइज्ड लोन पेयर कौन से होते हैं? प्लीज आप ये मत कहना जो रेजोनेंस में होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, जो रेजोनेंस में नहीं होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं। बहुत ही घटिया डेफिनेशन है। क्लियर? फिर आप बोलोगे पाई बॉन्ड के आगे जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड। पाई बॉन्ड पर जो होते हैं वो आपके लोकलाइज्ड। ये उससे भी घटिया है। तो सर यही तो पता ना हमने। नहीं, ऐसे नहीं आते हैं। किस प्रकार से हम लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड की बातें करते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। क्लियर? अगर अपन बात करना चाहें लोन पेयर की, किसकी बात करना चाहें, लोन पेयर की, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। जब भी आपके पास लोन पेयर आए, आज आप ठीक से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो लोन पेयर से जैसे ही आपको दिखाई करे, चेक कीजिए क्या आपका लोन पेयर कॉन्जुकेशन में है। आप चेक कीजिए इन कॉन्जुकेशन, चेक कीजिए क्या वो कॉन्जुकेशन में है या वो कॉन्जुकेशन में आ सकता है। और आपका जवाब है हाँ, वो कॉन्जुकेशन में आ सकता है। तो ऐसे लोन पेयर को हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड। क्लियर? ये हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट कोविड के बाद आया है, मैं खुला बोलता हूं। उससे पहले लोगों को ये आइडिया भी नहीं था कि ऐसे लोकलाइज डीलोकलाइज पहचाने। पाई से आगे लोन पेयर डीलोकलाइज होता है, यही चलते थे मेडिकल में, जेई में भी यही चलते थे। इधर अगर अपन बात करना चाहें, आपका लोन पेयर चेक कीजिए, नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन। मान लीजिए वो कॉन्जुगेशन में नहीं आ सकता है। पहली कोशिश रहेगी क्या वो कॉन्जुगेशन में आ सकता है, तो लाइए उसको कॉन्जुगेशन में, क्योंकि कॉन्जुगेशन सभी को पसंद है। क्लियर? नॉट इन कॉन्जुगेशन, अगर वो कॉन्जुगेशन में नहीं है तो फिर वो कहां जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपका जो लोन पेयर है वो चला जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन में चला गया मतलब वो आपका कैसा रहेगा, लोकलाइज्ड। कैसा रहेगा, लोकलाइज्ड। आप इस प्रकार से पहचानिए। या फिर अगर अपन बात करना चाहें, आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं तो आपको और क्लियरिटी आएगी। अगर वो कॉन्जुगेशन में नहीं है तो आप ऐसे लोन पेयर को कह सकते हैं लोकलाइज्ड, और अगर लोकलाइज्ड है तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि पहले हमें क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन या कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन लोन पेयर सबसे पहले चेक करो क्या वो कॉन्जुगेशन में है। अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो फिर वो आपका हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगा। अगर वो कॉन्जुगेशन में नहीं है तो फिर वो आपका हाइब्रिडाइजेशन में होगा। ये अपने दिमाग में उतार लो, ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फिनोमिना है। या तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होगा या फिर हाइब्रिडाइजेशन में होगा। अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है। सिंपल सी बात है, यहां से आपको बातें करनी चाहिए। जैसे अब हम बहुत सारी बातें यहां पर करते हुए चलेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने ये दिया गया है कुछ इस प्रकार से, ये कार्बन आयन दिया गया है। मैंने आपको बताया था कार्बन पर नेगेटिव मतलब लोन पेयर। क्लियर? इसका नाम हमारे सामने है क्या, एलाइल कार्ब एनायन। ये है एलाइल कार्ब एनायन। आप जानते हैं एलाइल यूनिट को मैं बार बार इस्तेमाल में ले रहा हूं। अब अगर अपन ध्यान से देखें इसका ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा सा क्लियर करूंगा तभी जाकर आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन के फंडे समझ में आएंगे। ये हमारे सामने है इसका ऑर्बिटल डायग्राम, ध्यान से सुनिएगा। आप बताओ इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है कि नहीं है, मतलब पाई बॉन्ड बनाया है। मान लेते हैं पाई बॉन्ड किससे बना है, पी वाई से और पी वाई से। तो इसके पास भी पी वाई और इसके पास भी पी वाई। अब नेक्स्ट एटम पर क्या है, लोन पेयर। अब इस लोन पेयर से पूछा जाएगा क्या आप कॉन्जुगेशन में आना पसंद करेंगे, बोलेगा ऐसी अपॉर्चुनिटी में कभी मिस करना नहीं चाहूंगा। क्या मैं कॉन्जुगेशन में आ सकता हूं, हाँ, क्योंकि लगातार दो पैरेलल हो चुके हैं, एक और पैरेलल चाहिए तो आप कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए अगर आप कॉन्जुगेशन में आ गए तो फिर आप हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा पाएंगे। तो बोलता है कद्दू फर्क नहीं पड़ता मुझे हाइब्रिडाइजेशन से, मुझे कहां आना है, कॉन्जुगेशन में। तो ये लोन पेयर जानबूझकर आपका पी ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा। सो राइट नाउ दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन
पी ऑर्बिटल। ये जो लोन पेयर है आपका किस में प्रेजेंट है? पी ऑर्बिटल में। और दोस्त ऐसे ही लोन पेयर को हम क्या कहते हैं? डीलोकेलाइज्ड। अभी अपनी जगह बदलता हुआ आपको नजर आएगा। दिस लोन पेयर इज डीलोकेलाइज्ड। तो जब आप कभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं जुगाड़ से, मैंने बोला था कि एक दिन मैं आपको ये बात क्लियर कर दूंगा। जब आप स्टेरिक नंबर निकालते हैं तो उसमें काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। क्या काउंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ, अगर अपन बात करें लोकलाइज्ड लोन पेयर, क्योंकि डीलोकलाइज्ड वाला आपका हाइब्रिडाइजेशन में होता ही नहीं है। तो नंबर ऑफ लोकलाइज्ड अगर अपन बात करना चाहें लोन पेयर्स को यहां पर काउंट किया जाता है। जैसे अब आप बताइए ये लोन पेयर आपका कैसा है? डीलोकलाइज्ड। तो ये डीलोकलाइज्ड है मतलब ये कॉन्जुकेशन में है, और कॉन्जुकेशन में है तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है। आप बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, अवेयर हो जाइए थोड़ा सा। आप पहले आइडेंटिफाई कर लें ये लोन पेयर कैसे है? डीलोकलाइज्ड, बिकॉज ये है कॉन्जुकेशन में। तो आप जुगाड़ कई कई जगह चला सकते हो कि पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर जो लोन पेयर है वो आपका कॉन्जुकेशन में आ सकता है। क्लियर? तो ये किस में है? कॉन्जुकेशन में। तो प्लीज अब इसको स्टेरिक नंबर में काउंट ना करें। तो इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बोलनी पड़ेगी? sp2। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? सो दिस कार्बन इज sp2। अगर इस कार्बन के लिए स्टेरिक नंबर में लिखूं तो बताइए सिग्मा कितने हैं इसके? 3। एंड लोकलाइज्ड लोन पेयर कितना है? 0। तो इसका स्टेरिक नंबर आएगा 3, मतलब इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन बाद में, पहले हम चेक कर लेंगे कि लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर है तो उसके कॉन्जुकेशन में आने के चांसेस हैं। क्लियर? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर है तो उसके कॉन्जुकेशन में आने के चांसेस हैं, तो आप उसको डीलोकलाइज कंसीडर कर सकते हैं। पर ये जुगाड़ है, रियलिटी आपके सामने पहले लिखी गई है। आइए और भी कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने हैं तो आप उसको डीलोकलाइज कंसीडर कर सकते हैं। पर ये जुगाड़ है, रियलिटी आपके सामने पहले लिखी गई है। आइए और भी कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने ये कार्बन आयन दिया गया है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। हमारे सामने ये कार्ब एनायन दिया गया है और हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्ब एनायन। आइए ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को। मैं ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक एक चीज में क्लियरिटी लाने की कोशिश करूंगा। ये आपके sp2 कार्बन है तो आप जानते हैं इनको इस तरीके से कुछ रखना पड़ेगा। ये हमारे सामने मान लेते हैं वेज के ऊपर हाइड्रोजन आ गया है, ये हमारे सामने डैश के ऊपर हाइड्रोजन आ गया है। फिर से अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने कार्बन है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। मैं इधर तक ही ऑर्बिटल डायग्राम बताऊंगा, आगे मेरी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आप बताइए क्या इन दोनों ने पाई बॉन्ड बना रखा है? जी हाँ, तो पैरेलल पी ऑर्बिटल से ही बना होगा, पक्का? जी हाँ। कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन एटम? आर यू डाउटफुल इन दिस केस? सारे सिग्मा है भाई। तो अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर भी निकालना चाहूं इस कार्बन का तो बताइए कितने सिग्मा है? 4 प्लस 0 लोन पेयर 4, मतलब sp3 का मतलब इस कार्बन पर अब कोई पी ऑर्बिटल, तो ये एटम कॉन्जुकेशन में नहीं आ सकता। तो आप देखिए बीच में ये कार्बन जो आ जाता है वो कैसा आ गया है? sp3। हाँ या ना? अब ये लोन पेयर पूछ रहा, हाइब्रिडाइजेशन से पहले हमसे पूछ रहा है क्या मैं कॉन्जुकेशन में आ सकता हूं? हमारा जवाब है नहीं। लगातार 2 पी आए तो थे लेकिन बीच में एक ने गड़बड़ कर दी। तू पी में आ भी जाएगा तो तू कॉन्जुकेशन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि पी में तो हो जाएगा लेकिन पी लगातार नहीं हो पाएंगे। यानी कि मैं कॉन्जुकेशन में नहीं आ सकता, नहीं, तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। आगे बात समझ में? अगर कॉन्जुकेशन में है तो कॉन्जुकेशन में जाना पसंद करेगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। अगर कॉन्जुकेशन में नहीं आ पा रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। क्लियर? इसका मतलब अब बेचारे को कहां पर जाना पड़ेगा?
हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर? तो यहां पर जब आप स्टेरिक नंबर काउंट करोगे तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर 4, तो आप हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे sp3। और ये वाला जो आपका लोन पेयर है, ये लोन पेयर कैसा हो जाएगा? लोकेलाइज्ड। क्या आपको लोकेलाइज्ड और डिलोकेलाइज्ड पहचानने में अब कुछ आइडिया लगा? जो लोन पेयर कॉन्जुकेशन में होते हैं वो डिलोकेलाइज्ड होते हैं, और जो कॉन्जुकेशन में नहीं होते हैं वो लोकेलाइज्ड होते हैं। जो लोकेलाइज्ड होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, जो डिलोकेलाइज्ड होते हैं वो पी में होते हैं। किस में होते हैं? जब दोस्त मैं पी बोल रहा हूं ना तो प्योर पी बोल रहा हूं, जब मैं पी बोल रहा हूं तो प्योर पी बोल रहा हूं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुए? तो अब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए मैं कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूं जो ऑप्टिकल में मैंने छोड़े थे। काफी बच्चों को मैंने कहा था कि एक टाइम आएगा तब आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। वो सोच रहे होंगे कि आपने बोला था लेकिन वो बातें पूरी की नहीं। अगर हमने कुछ कहा है तो आपको बता दिया जाएगा। हमने इसमें कायरलिटी सेंटर फाइंड आउट किए थे। मैंने कहा था इसमें 2 ही कायरलिटी सेंटर है, नाइट्रोजन कायरलिटी सेंटर नहीं है। क्योंकि आप बताइए नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर, तो बताइए ये कैसा है लोन पेयर? कॉन्जुकेशन में। कॉन्जुकेशन का मतलब डीलोकेलाइज्ड। यहां पर बताओ ये पाई बॉन्ड है कि नहीं है? और पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर अगर लोन पेयर है तो वो किस में आ सकता है? कॉन्जुकेशन में। मतलब ये लोन पेयर तो कैसा है? डीलोकेलाइज्ड। अगर डीलोकेलाइज्ड है तो जाहिर सी बात है ये आपका हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगा। तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, sp2। इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, sp2। और कायरलिटी सेंटर को कैसा होना पड़ता है? sp3। दैट्स वाई ये नाइट्रोजन आपका कायरलिटी सेंटर नहीं है। तो आप जुगाड़ लिखिए, जरूर लिखिए जुगाड़, लेकिन आपको रियलिटी भी मालूम होनी चाहिए। क्लियर? तो जुगाड़ हम भी आपको बताएंगे कि पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर जो लोन पेयर होता है वो डीलोकेलाइज्ड होता है, कॉन्जुकेशन में होता है। लेकिन आपको रियलिटी कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जुगाड़ फेल हो सकते हैं, रियलिटी कभी फेल नहीं होती है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। लोन पेयर जब भी आए चेक कीजिए क्या वो कॉन्जुकेशन में है। जवाब है हाँ तो वो डीलोकलाइज्ड है। अगर वो कॉन्जुकेशन में नहीं है तो वो लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज्ड है तो ही हाइब्रिडाइजेशन में है। तो कॉन्जुकेशन और हाइब्रिडाइजेशन में जाना लोन पेयर के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फिनोमिना है। या तो कॉन्जुकेशन में ही होगा या फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में ही होगा। सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। अब सुलटा दिया क्या भाई लोगों? आगे बढ़ सकता हूं? बकायदा ऑर्बिटल डायग्राम से आपको क्लियर किया है। इसकी क्लैरिटी ही अलग होती है, एरोमेटिसिटी में और अलग क्लैरिटी आएगी, बेसिक स्ट्रेंथ में और अलग क्लैरिटी आएगी। थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो दुखदाई जरूर है, लेकिन क्लैरिटी अलग लेवल की आती है, क्योंकि माहौल नहीं बन पाता ना ऐसी चीजों में। पाई के आगे लोन पेयर लोकलाइज डीलोकलाइज जैसे माहौल बनता है। मास्टर एक बार बोलता है, बच्चा 15 बार बोलता है,
बोल रहा होता है। कई बार तो मास्टर को बताना बोलता पड़ता है, बोलो यस, बच्चा बोलता है यस। लोन पेयर है लोकलाइज्ड, बोलो यस, बच्चा बोलते हैं यस। उसको नहीं पता चल रहा है कि लोकलाइज कैसे है, मास्टर ने बोल दिया पहले ये तो है, तू तो बस यस बोलने पर ध्यान दे। तो इतने जोर से आवाज आती है, बाजू वाला सोचता है शायद मेरा ही दिमाग कमजोर है, बाकी तो सबको समझ में ये तो ठीक ही पढ़ा रहा है, वरना इतने क्यों बोलते। धीरे कभी भी आपको पर्सनल होने की जरूरत, मैं कहता हूं आप कुछ को जानते हैं, मैं बहुत सारों को जानता हूं। अभी चिल्लाने का टाइम नहीं आया है। आप कभी आईआईटी जेई एडवांस की टीचिंग देखना, अलग लेवल की, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट, केवल मास्टर बोलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि वहां चिल्लाने का मतलब, चिल्लाया ना तो आगे अटक जाएगा मास्टर खुद, क्योंकि रिएक्शन में स्टेप बहुत ज्यादा है, तो बहुत कॉन्सेप्चुअल बात होती है। जेई एडवांस वालों की टीचिंग अलग है, नोटंकी वाले बहुत कम है जेई एडवांस में, क्योंकि नोटंकी चलती ही नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चलता है ना। नोटंकी का वाला नोटंकी कर पाएगा, पढ़ा ही नहीं पाएगा, आंसर तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन नीट में क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से आसान, तो हर जगह कॉन्सेप्ट को छुपा के नोटंकी इंट्रोड्यूस कर देता है मास्टर कि ये देखो ऐसे ऐसे हो जाएगा, आंसर आना चाहिए, कॉन्सेप्ट उसका क्या लेना देना। आगे बढ़ सकते हैं? क्या मैंने क्लियर किया आपको? मैंने जब पढ़ा रहा था कायरलिटी सेंटर, मैंने बोला था कि अभी होल्ड करेंगे, जब तक मैं नहीं बता देता है नाइट्रोजन sp2 क्यों है, तब तक आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और आज मैंने क्लियर किया है कि लोन पेयर आपका डीलोकलाइज्ड है, इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है, तो नाइट्रोजन इज sp2 एंड कायरलिटी सेंटर मस्ट बी sp3। जुगाड़ क्या था सर, उस पर थोड़ी सी चर्चा ही कर लेते हैं। लिख दीजिए, लोन पेयर नेक्स्ट टू द पाई बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड। हमेशा नहीं होगा दोस्त, ये ध्यान रखना है ना, काम चला देगा आपका काफी जगह पर, जहां काम नहीं चलाएगा मैं आपको बता दूंगा कि वो लाइन देखो यहां फेल हो गई है। लोन पेयर नेक्स्ट टू द पाई बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड, लोन पेयर नेक्स्ट टू द पाई बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड। इसका मतलब क्या है, पाई बॉन्ड से अगले एटम पर अगर लोन पेयर है तो वो कैसा होगा, डीलोकलाइज्ड। तो आप देख सकते हैं ये लोन पेयर आपके पाई बॉन्ड से अगले एटम पर है, ये भी लोन पेयर आपके पाई बॉन्ड से अगले एटम पर है। तो हमने लोकलाइज डीलोकलाइज पहचान लिया। आइए अब हम लौट जाते हैं किसकी तरफ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तरफ, और देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज किस प्रकार से कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा और कैसे रेजोनेंस करेगा। क्लियर? चलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, एनायन हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का होता है। मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए x और y के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और z आपका कैसा है, अगर z पर क्या पड़ा हुआ है, वैकेंट p, तो डायरेक्शन कैसी होगी समझिए, वैकेंट p है, खाली है, तो ये आपका क्या रहेगा, स्टार्ट पॉइंट, और ये क्या रहेगा, एंड पॉइंट। तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स चलकर जाएंगे किसकी तरफ, वैकेंट p की तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है। क्लियर? अगर अपन बात करें x और y के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और z पर p है, लेकिन p भी कैसा है, हाफ फिल्ड, तो फिर से आप यहां लिखेंगे स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा कितना, a। रेडिकल के केस में एरो का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, फिश हुक लाइक एरो। मान लीजिए अगर अपन बात करें x और y के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, z पर p है, लेकिन p कैसा है आपका, फील्ड है, फील्ड है p, तो आप जानते हैं इनको इधर भेजने का कोई मतलब ही, क्योंकि उसके ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 आ सकते हैं और वो 2 लेकर बैठा है। तो यहां पर अगर z आपके पास p फील्ड है तो फिर इधर चलेगा एरो, ये जो है इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, x की तरफ। तो ये आपके सामने रहेगा स्टार्ट पॉइंट और ये रहेगा एंड पॉइंट। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे आपका नेगेटिव चार्ज हो चाहे लोन पेयर हो, क्योंकि लोन पेयर ही होता है टेक्निकली, तो लोन पेयर का ही कॉन्जुगेशन है ये, तो लोन पेयर हमेशा जिस एटम पर है उससे दूर जाता है, पाई बॉन्ड कभी भी लोन पेयर की तरफ नहीं आता है। अगर आपने उल्टा कर दिया तो किसी ना किसी एटम के 5 बॉन्ड बना बैठोगे, जो होता नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए अभी हम इसको समझेंगे, एक बार इसको साइड में नोट डाउन कर लो, इससे आपको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर करवाना है थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ आपका पाई बॉन्ड जाएगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की तरफ भी आपका पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन अगर p फील्ड है तो p के इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड की तरफ आएंगे।
अगर पॉजिटिव रेजोनेंस में है तो पॉजिटिव ही बनेगा, अगर रेडिकल रेजोनेंस में है तो रेडिकल ही बनेगा, लेकिन बनेगा कहां पर? एंड पॉइंट पर। सुलटा दिया भाई लोगों। चलिए आगे बढ़ सकता हूं। तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की बातें कर रहे थे, हम अब डायरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पर बनाएंगे। ऑर्बिटल डायग्राम हमने देख लिया है, ये है आपका स्टार्ट पॉइंट, सॉरी ये अगर अपन बात करें स्टार्ट पॉइंट है, और ये कैसा है? एंड पॉइंट। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कौन है? लोन पेयर। तो किस प्रकार से रेजोनेंस होगा? योर लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड योर पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से अगर आपने ये तो इधर खिसका दिया, लेकिन वो नहीं खिसकाया, तो इस बीच वाले के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। क्लियर? तो जब नेगेटिव रेजोनेंस करता है तो नेगेटिव ही बनता है, लेकिन बनता कहां पर है? एंड पॉइंट पर। आप स्लो मोशन में समझिए किस प्रकार की बातें यहां पर होने वाली हैं। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्लियर? लेकिन सर इस कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज था ना? हाँ, इस बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ने दिए। देखो गौर से, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ने दिए हैं। जब कोई अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। लेकिन ये ऑलरेडी कैसा था? तो ये हो गया न्यूट्रल। अब इधर ध्यान दीजिए, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आपके? 2, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का। दोनों इलेक्ट्रॉन इसे मिल गए, तो एक तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से इस पर कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, और एक बाजू वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर आया जिससे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो देखो, योर नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड योर पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। कहां पर बनेगा? एंड पॉइंट पर। मैं देख पा रहा हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2 कैसी हैं आपकी? ये 1 एंड 2 के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो ये इक्विवेलेंट आरस है। क्या है? इक्विवेलेंट हमारे सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या हम इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं? बस आप मुझे गाइड करते हुए चलिए। सबसे पहले क्या बना दो सर? सिग्मा बॉन्ड। पहली आरस में क्या देखो? डबल बॉन्ड यहां, दूसरी आरस में डबल बॉन्ड यहां, पहली आरस में नेगेटिव चार्ज यहां पर, मैं यहां पर -1/2 दिखा सकता हूं, जी हां। दूसरी आरस में यहां पर -1/2 दिखा सकता हूं, जी हां, क्योंकि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। चार्ज का मैग्नीट्यूड दिखाया जा सकता है। आपका मन नहीं है तो फिर आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल नेगेटिव, दोनों सही है, लेकिन पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमें क्या आता है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे पूछा जा सकता। हमने ऐसे पढ़ा जीवन भर और उसने ऐसा दे दिया तो हम तो सुलट गए ना। तो जो सही है वो हमें मालूम होना चाहिए। अभी आपको छापने के लिए नहीं कहा गया है। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो किस प्रकार की बातें हमारे सामने हो सकती हैं? मान लीजिए अगर अपन बात करें तो हमारे सामने दिया गया है एसीटेट आयन। क्या दिया गया है? एसीटेट आयन। यहां पर है नेगेटिव चार्ज, यहां पर रहेगा आपका Na+, तो इसको हम बोल देते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोल देते हैं? सोडियम एसीटेट। ये रहेगा सोडियम एसीटेट। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है। अब ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं? 3। मैं अगले ही में बताने वाला हूं, अगर किसी के पास एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं तो एट ए टाइम एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा पाएगा। कैसे, क्यों, वो सारी बातें मैं आपको अगले ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में बताने वाला हूं। तो आप बताइए ये पाई बॉन्ड है कि नहीं है? ये देखिए, ये रहा आपका पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो बताइए, योर नेगेटिव चार्ज विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड। ये स्टार्ट पॉइंट और ये क्या रहेगा? एंड पॉइंट। and your negative charge will convert into, sorry, your negative charge will convert into pi bond and pi bond will convert into negative charge। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ इस प्रकार से बनेगी। एंड आप देख पा रहे होंगे दोनों आरस एकदम दिखने में एक जैसी है। क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? इस ऑक्सीजन पर ऑलरेडी कितने लोन पेयर थे बताइए? 2। तो इसने आपका पाई बॉन्ड बनाया, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए, तो इस पर कैसा आना चाहिए था? प्लस, लेकिन पहले से कैसा था? माइनस, तो ये तो हो गया न्यूट्रल।
इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, जिसमें से एक इसका था, एक कार्बन का था, तो उस पर कैसा आ गया, माइनस। आप जानते हैं चार्ज ना इधर भी क्रिएटेड नॉर भी, इसके इधर और उधर दोनों साइड चार्ज क्या है, सेम। तो जब नेगेटिव रेजोनेंस करता है तो नेगेटिव बनता है, लेकिन बनता कहां पर है, एंड पॉइंट पर। तो ये आपके सामने बनकर आ गया है सोडियम एसीटेट की दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Na+ पार्टिसिपेट नहीं करा, वो इनर्ट आयन है। तो अगर मैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 बोल दूं और इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2 बोल दूं, तो आप क्या कह सकते हैं, 1 एंड 2 बताइए आपकी कैसी है। 1 एंड 2 आपके सामने है, ऐसे लिख सकता हूं ना, इक्विवेलेंट आरएस। क्या आप इसका हाइब्रिड बता सकते हैं मुझे, जी हाँ। सबसे पहले तो सर आप बना लीजिए सिग्मा बॉन्ड्स। तो मैंने ये बना लिए सिग्मा बॉन्ड। बताइए, पहली आरएस में डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, जी हाँ। दूसरी आरएस में डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, जी हाँ। पहली आरएस में नेगेटिव यहां और दूसरी आरएस में नेगेटिव यहां। अगर इक्विवेलेंट है तो मैग्नीट्यूड वाइज भी दिखा सकते हैं, -1/2, और यहां पर भी क्या दिखा सकते हैं, -1/2। इससे आपको इनकी स्टेबिलिटी का आइडिया लगेगा कि दोनों ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को इक्वली शेयर कर रहे हैं, इसलिए गजब का स्टेबल आपका एनायन निकल कर आएगा स्टेबिलिटी कंपैरिजन के अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने है नाइट्रोमीथेन। कौन है, नाइट्रोमीथेन। जरा इस पर ध्यान से देखेंगे, आपको फिर से सुलटाने के लिए तैयार है ये। अगर अपन इस प्रकार से बात करें तो आप बताइए इसमें कौन है पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुकेशन में, क्या पॉजिटिव चार्ज आपका कॉन्जुकेशन में है, नहीं है। पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड से अगले एटम पर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो पाई बॉन्ड वाले एटम पर ही है, और नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर है। तो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुकेशन में है, आपका पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुकेशन में नहीं है। तो कैसे होगा रेजोनेंस, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। आप चाहो तो यहां स्टार्ट पॉइंट और यहां पर एंड पॉइंट लिख सकते हो। जैसे ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्त, तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने ऐसी बनेगी। बताइए यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। जब आपका नेगेटिव रेजोनेंस करता है तो कौन बनता है, नेगेटिव, लेकिन बनता किसके ऊपर है, एंड पॉइंट पर। अब अगर मुझे इसका हाइब्रिड बनाना पड़े तो भाई लोगों धर सकता है इस हाइब्रिड में। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, बहुत अलग लेवल पर खेलता है एनसीईआरटी। आपका पॉजिटिव चार्ज इसमें लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो कॉन्जुकेशन के अंदर, तो उसका मैग्नीट्यूड मत बदल देना, कभी पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव लिख दो, ऐसा नहीं होना है। तो ये तो आपके हाइब्रिड में फुल ही रहेगा साहब, ये नाइट्रोजन के अलावा किसी एटम पर गया ही नहीं। क्लियर। बाकी में अगर हम बात करना चाहें, पहली आरएस में डबल बॉन्ड यहां, दूसरे आरएस में डबल बॉन्ड यहां, तो पार्शियल की बजाय हम मैग्नीट्यूड दिखाएंगे, इक्विवेलेंट आरएस है -1/2, एंड अगर अपन बात करना चाहें -1/2, दिस इज गोइंग टू बी द रेजोनेंस हाइब्रिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव पर ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज आपका कॉन्जुकेशन में नहीं है, तो इसको पार्शियल पॉजिटिव ना दिखाएं हाइब्रिड में, फुल पॉजिटिव आएगा। पार्शियल उसी के लिए आएगा जो डीलोकलाइज हो रहा होगा, और यही दर देगा, इधर देगा आपके सामने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उधर देगा हाइब्रिड, बोलेगा आइडेंटिफाई किसका रेजोनेंस हाइब्रिड सही से नहीं बनाया गया है, और एग्जांपल किसका है, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी इसके थ्रू समझा रहा है कि इन नाइट्रोमीथेन ऑल नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर ऑफ सेम बॉन्ड लेंथ। तो हम समझाएंगे बॉन्ड लेंथ को जब एप्लीकेशन लेंगे रेजोनेंस की। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। डेल्टा, डेल्टा तो किसी के लिए भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड केवल इक्विवेलेंट के लिए। डेल्टा का मतलब जब आपको चार्ज का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो कितना हो, तो डेल्टा इज इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। लेकिन यहां पर हमें मालूम चल गया है दोनों आरएस इक्विवेलेंट है, कि अगर -1 है तो आधा -1 इस ऑक्सीजन पर और आधा -1 उस ऑक्सीजन पर, सो बोथ द ऑक्सीजन आर शेयरिंग द नेगेटिव चार्ज इक्वली। तो ये नेगेटिव चार्ज गजब का स्टेबल मिलेगा जब हम एनायन स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे। कुछ उधर वाले में हाँ लिखेंगे ना,
ये करा नहीं, लिखने नहीं देंगे। आपका टेस्ट सिलेबस अप टू लास्ट क्लास रहेगा, कोई नई बात तो नहीं है। और पेपर दोस्त अच्छा ही रहेगा, कुछ आईआईटी लेवल का नहीं है। आईआईटी लेवल का होता तो आईआईटी में बात करते। नीट लेवल का तो हो, मतलब पीवाईक्यू बेस्ड नहीं होगा। हर बात आपकी क्लास में हमने डिस्कस की होगी, कितना अच्छे से आपने उसको समझा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप नए क्वेश्चंस ठीक करना सीखे। ऐसा नहीं 8-10 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके बन जाएंगे, आप बोलोगे इस टाइप के देते तो मैं सारा कर देता, तो वो सही हो नहीं रहेंगे, वो सही करवाए जा रहे होंगे आपके। मैं भी जानता हूं, आप पढ़ाओ भी कैसा भी, पेपर आसान बनाओ, ऐसा बनाओ कि बच्चे के ऑर्गेनिक में सारे सही हो जाएं, तो वो चिल्लाता रहेगा कि मेरे तो सारे सही है, ऑर्गेनिक तो मेरी सही चल रही है, क्योंकि उसमें तो मेरे सारे सही हो रहे हैं, हो नहीं रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। क्लियर, सही चल रही है। फिर बच्चे आगे बोलते हैं सर ऑर्गेनिक में मॉड्यूल तो बन जाता है, पेपर में क्वेश्चन नहीं बनते। नहीं बनते, नहीं बनने नहीं दिए जा रहे। हाँ ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। ओके, और कोई आदेश है मेरे लिए? 2 क्लास के बाद मेरा गैप है, बीच में चाय पानी कुछ चाहिए तो बता देना ना। हाँ, सुलटा दिया है क्या? आगे बढ़ सकते हैं? तो अगर आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दोस्तों इक्विवेलेंट हैं, तो उस केस में आप चार्ज का मैग्नीट्यूड दिखाएंगे। लेकिन अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो आप चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दिखाएंगे, डेल्टा साइन दिखाएंगे। अगर आपका लोन पेयर कॉन्जुकेशन में है तो वो डीलोकलाइज्ड होगा। एंड बहुत आसानी से कैसे पहचानना है? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर आपको दिखाई दे, तो वो आपका डीलोकलाइज्ड हो सकता है। कुछ केसेस में नहीं होगा तो वो आपको क्लियरली बता दिया जाएगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब तो सुलटा दिया होगा भाई। ए देखिए भाई, आप ऐसे करोगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत नाच नाच के। इसे हम कहते हैं बेंजाइल कार्ब एनायन। बेंजाइल कार्ब एनायन दोस्त, इसकी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड खुद से बनाना है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड आपको खुद से बनाना है। ये आपके सामने एक बहुत ही स्टेबल कार्बन आयन आने वाला है, ये वाला। इसमें भी आपको इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड खुद से बनाना है। बस आप मुझे इसमें यह बता दें कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, और आप मुझे बता दें कि ये जो लोन पेयर है ये कहां मौजूद है। ये लोन पेयर कहां मौजूद है? सबसे पहले बताओ, ये लोन पेयर पर ध्यान दीजिए, लोकेलाइज्ड या डीलोकेलाइज्ड? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर, तो ये कैसा रहेगा? आपका डीलोकेलाइज्ड। आप बताइए, डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर किस में पाए जाते हैं? पी में, कॉन्जुकेशन में होते हैं वो। पी का मतलब प्योर पी, अनहाइब्रिड पी, अनसेड पी, बताया था कि नहीं बताया था? तो अगर डीलोकेलाइज्ड है, then the hybridization state of this carbon atom is sp2। आप जानते हैं ना, AIPMT ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताइए इस कार्बन आयन के अंदर जो लोन पेयर है वो कहां पर है, तो ये आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में था। लेकिन यहां पर जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है, वो पी में है। अगर आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहे तो आपको बेटर क्लियरिटी आएगी। मैं एक बार ऑर्बिटल डायग्राम इसका बनाना चाहूंगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप खुद बनाएंगे। किस प्रकार से आपको पता चलेगा
कि ये किस में आने वाला है, कॉन्जुगेशन में। मान लीजिए ये हमारे सामने मॉलिक्यूल है, मैंने सारे सिग्मा बॉन्ड बना दिए। सबसे पहला पाई बॉन्ड हम बनाए, जी हाँ। आप बताइए ये पाई बॉन्ड बनाया है, तो पाई बॉन्ड पहला तो पैरेलल पी से ही बनेगा। हम मान लेते हैं ये क्या है, पी वाई, तो ये भी क्या रहा होगा, पी वाई। अब आप बताइए अगला बाय डिफॉल्ट किससे बनेगा, पी वाई से, क्योंकि दो पैरेलल आ चुके हैं तो तीसरा जानबूझकर पैरेलल आएगा। तो यहां पर भी कॉन्जुगेशन चल रहा है, पी वाई पी वाई। आप बताइए इस लोन पेयर से पूछा जाए कि तेरे पास चॉइस है, तू चाहे तो कॉन्जुगेशन में आ सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे पी में आना पड़ेगा, और तू चाहे तो हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है। तो इसका सिंपल सा सवाल होता है, क्या मैं कॉन्जुगेशन में आ सकता हूं? हमारा जवाब है हाँ। तो कहता है आ गया, आ क्या सकता हूं, ये लीजिए मैं किसके अंदर हूं, पी ऑर्बिटल में। तो ये पी ऑर्बिटल के अंदर आपका मौजूद है, पी का मतलब है प्योर पी। तो यहां पर आपका लोन पेयर पी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। किसी ना किसी दिन ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसीलिए इसकी जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो पता है इसके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 3। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा sp2, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा sp2, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा sp2 जिससे सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। और ये आपका प्योर पी है जिसमें कौन मौजूद है, लोन पेयर। आप तो मुझे इसमें बता दीजिए नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बस मुझे इतना बता दीजिए। कितने हैं, 6। कैसे, देखो इनमें कोई डाउट 2, इनमें कोई डाउट 4, और ये क्या है, लॉन पेयर। तो इस पी में अकेले में कितने हैं, 2। और मैंने क्या बोला था, जो पी में है वो पाई है, अगर वो पी कॉन्जुगेशन में है तो वो डिलोकलाइज्ड है। क्लियर, क्योंकि आप काउंट करते हो पाई बॉन्ड से, तो ये 4 तो काउंट हो जाएंगे, वो सुलट जाएंगे आपके। क्लियर, तो यहां पर नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, डीलोकलाइज्ड। एरोमेटिसिटी में इसके बिना दोस्त हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना है, और ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी सारी आरएस इक्विवेलेंट बनेंगे, आप चेक करेंगे। इसको हम बोलते हैं साइक्लो पेंटा डाई इन या इनाइल, इनाइल कार्बन है। ये आपको आराम से घर पे बनानी है, दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैंने हाइब्रिडाइजेशन पर भी बातें कर ली हैं, आपका लोन पेयर कहां है उस पर भी हमारी बातें हो गई है। सुलटा दिया है क्या, इनकी आरएस यहां मत बनाओ भाई, यही बनाना है। कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाना शुरू कर चुके हैं, वो तो आपको खुद से बनानी है। इसकी 5 बनेंगी, कब तक बनाते रहना है पता है, जब तक नेगेटिव चार्ज वापस इसी कार्बन पर ना आ जाए। तो इस कार्बन को किसी तरीके से हाईलाइट कर लेना, घुमाते रहना, जब यहीं आ जाएगा तो ये और आखिरी बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी, मतलब एक ही हो जाएगी, एक जैसी नहीं, तो वो तो हो जाएंगी सेम, बाकी सारी रहेंगी इक्विवेलेंट। तो इसकी टोटल आरएस कितनी बनेगी, 5, पांचों इक्विवेलेंट बनेगी। सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट अब हमारे सामने रहने वाला है पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन, pi bond and lone pair in conjugation, pi bond and lone pair in conjugation, pi bond and lone pair in conjugation। आगे बढ़ सकता हूं भाई लोगों। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट मतलब पाई 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 पी का तो लास्ट है, तो हमारे सामने है पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर, pi bond and lone pair in conjugation। ये काफी जगह पर हमारा काम आएगा, पर्टिकुलरली बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करने में इसकी बहुत ही ज्यादा रोल रहने वाला है, एरोमेटिसिटी को डिस्कस करने में भी आएगा। अगर आपके पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या जाता है, लॉन पेयर, तो आप जानते हैं
वो लोन पेयर किस में रहेगा? कॉन्जुकेशन में। और कॉन्जुकेशन में रहेगा मतलब क्या रहेगा? डीलोकेलाइज्ड। जैसे ये हमारे सामने दिया गया है, आप जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं विनाइल अमीन। विनाइल ग्रुप है कि नहीं है? तो ये हमारे सामने है विनाइल अमीन। आप बताइए नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड है? ये रहा आपका पाई बॉन्ड और उससे नेक्स्ट एटम पर क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर कैसा हो गया? डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड को डीएल से लिख सकते हैं। जी हाँ। अब लोन पेयर कैसे रेजोनेंस करता है? मैंने आपको बताया था लोन पेयर हमेशा एटम से दूर जाएगा। negative charge will convert into pi bond and next pi bond will convert into negative charge. तो ऐसी बातें जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लिख लेनी चाहिए, उससे रेजोनेंस में थोड़ा हेल्प मिलता है। इसमें लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। नॉर्मली आप लोन पेयर बोलते हो, सही है, लेकिन उसमें आप चार्ज बैलेंस नहीं करते हो, फिर गड़बड़ हो जाती है। कैसे? देखिए, अगर मुझे इसके अंदर रेजोनेंस करवाना पड़ा तो मैं किस तरीके की बात करूंगा? lone pair will convert into pi bond and pi bond will convert into negative charge. तो डबल बॉन्ड पर लोन पेयर की साइड से लिखना है स्टार्ट पॉइंट और यहां पर लिख देना है एंड पॉइंट। क्लियर? तो आप देखिए, जब एक ही एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देता है तो बताइए कैसा चार्ज ले बैठता है? पॉजिटिव। इधर ध्यान दीजिए सभी, जब रेजोनेंस होगा तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ही शेयर किए हैं। क्लियर? तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। आप बताइए क्या कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले हैं? यस, 2, लेकिन इसका तो एक ही था, एक तो उधर वाले कार्बन का था। तो किसी के दूसरे इलेक्ट्रॉन के आने से कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। तो देख लो, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। इधर बताओ टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, उधर भी टोटल चार्ज 0। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये दिया गया है ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर। अब ऑक्सीजन पर दो दो लोन पेयर है। कितने लोन पेयर हैं? दो दो। तो जब किसी एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर आता है तो एक तो कॉन्जुकेशन में चला जाता है और एक आपका लोकेलाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? लोकेलाइज्ड। आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत ही क्लियरली आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसके बिना एरोमेटिसिटी की बातें नहीं हो पाएंगी। तो आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? लोन पेयर। अभी आप मेरी बात ध्यान रखेंगे, दो लोन पेयर हैं। जी हाँ। तो किसी एक को तो आप डिक्लेयर कर दो लोकेलाइज्ड और किसी एक को डीलोकेलाइज्ड। सर मैं किसी को भी कुछ बोल सकता हूं? हाँ, मान लीजिए मैंने इसको क्या लिख दिया है? लोकेलाइज्ड। ऐसे लिखेंगे लोकेलाइज्ड को, और इसको क्या बोल दिया है? डीलोकेलाइज्ड। अगर आपने इसको डीलोकेलाइज और उसको लोकेलाइज्ड बोल दिया है, कोई बात फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक ही बात है। अब बताइए, ये आपके सामने रहेगा स्टार्ट पॉइंट, ये रहेगा आपके सामने एंड पॉइंट। कैसे होगा रेजोनेंस? लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। सही बात है कि नहीं है? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने बनेगी। दोस्त ध्यान देना, जब किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कैसा चार्ज ले बैठता है? पॉजिटिव। तो आप बताइए ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। एक लोन पेयर अभी भी बाकी है। इस कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, एक इसका था एक इसका नहीं था, तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। आप बताइए टोटल चार्ज इधर 0, टोटल चार्ज उधर 0। बताया था ना, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। मैंने ये नहीं कहा कि ड्यूरिंग रेजोनेंस चार्जेस नहीं आ सकते, आ सकते हैं, पर टोटल चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। आप जानते हैं हमने ऐसी बातें की थी। अब इन दोनों का एक बार मैं हाइब्रिड बना देता हूं। क्या बना देता हूं? हाइब्रिड। किस प्रकार से बनाएंगे हाइब्रिड? सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहने दो दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड एज इट इज। आप बताइए पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहां है। जी हाँ। दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहां है। पहली आरएस में कोई चार्जेज है? अरे पहली आरएस में कोई चार्जेज है? दूसरी आरएस में चार्जेज हैं? बताइए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव तो यहां दिखाओ पार्शियल पॉजिटिव, एंड कार्बन पर नेगेटिव तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव। बेटा नीट 2016 का क्वेश्चन बहुत ही फंडामेंटल था, बहुत ही फंडामेंटल था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। आज तक गले में अटका हुआ निकल नहीं रहा है लोगों से। कारण क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम सब्जेक्ट को डील कैसे करें। इस क्वेश्चन हाइब्रिड को देखकर आप साफ साफ कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी नाइट्रोजन पर ज्यादा है या कार्बन पर? कार्बन पर।
खुद आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है किसके ऊपर, लेकिन ये बात हम वहां तो ध्यान देते नहीं है। फिर क्वेश्चन आया, बताइए कौन से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। साफ हो गए, फिर अलग अलग तरीके से आंसर दे रहे हैं। तो जब पढ़ रहा था तभी ध्यान दे लेता ना। रेजोनेंस इसीलिए तो आता है, ये समझाने के लिए कि ये कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया गया है। ये बात आपकी ये नहीं समझा सकता कि कार्बन पर अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पर ये समझा रहा है देखो नेगेटिव चार्ज खुद नाइट्रोजन उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। हाइब्रिड भी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर ज्यादा है कंपेयर टू नाइट्रोजन। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन में भी हाइब्रिड बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले कौन से बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा। क्लियर। आप बताइए, पहली आरएस में डबल बॉन्ड यहां, दूसरी आरएस में डबल बॉन्ड यहां, चार्जेज है नहीं है, दूसरी में है। यहां पर पॉजिटिव तो दिखा दो पार्शियल, और यहां पर नेगेटिव तो दिखा दो पार्शियल नेगेटिव। आप बताइए किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कार्बन पर। खुद आपका OH उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो ये आपके हो गए रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आपके लिए फिर से होमवर्क है, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है दोस्तों। जूते जैसा चेहरा मत बनाओ। डिसाइड हुआ था 20% मैं करूंगा, 80% आप करेंगे। रिवर्स मत करो ऑर्डर को। एनिलीन की पहले आंसर शेयर कर देता हूं मैं, उसके बाद फिनोल की। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, सारी एनसीईआरटी में है, लेकिन चैप्टर वाइज। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो एक होता है जूते का सोल और एक होता है एनीसोल। तो एक हमारे सामने रहेगा एनीसोल। ये लीजिए, आपको इनकी जल्दी से जल्दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर लानी है। क्लियर। तो जो काम आपको दिया गया है उसको ऑनेस्टली करना है। जो बच्चा पेन चलाकर करेगा उसको ये पता लग जाएगा मुझे कहां समझ में नहीं आ रहा है, वो एटलीस्ट आके पूछ सकता है। जो पेन ही नहीं चलाएगा उसको ऑर्गेनिक कभी समझ में नहीं आएगी। आपको अगर समझना है सब्जेक्ट तो समझ में आएगा, मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद। भाई मैं 506 के बाहर मिलूंगा अगले ब्रेक में ना, आप आके अपने डाउट पूछ सकते हैं मॉड्यूल के भी।